श्वेता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज हम डीएनए रिपेयर के थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। इसके पहले हमने 2 और वीडियोस देखे थे जिसमें हम रिपेयर सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। हमने टोटल पार्ट्स कंप्लीट किया है। आज है थर्ड पार्ट जिसमें हम सिंगल डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर को कंप्लीट करेंगे। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर तब किया जाता है जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में ही कहीं कहीं पे मिसमैचेस दिखने लगता है, तो दोनों स्ट्रैंड में ब्रेक किया जाता है उतने से पार्ट को जहां पे दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सही हो। तो इसमें 2 तरह का मैकेनिज्म आता है, एक है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और एक होता है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखते हैं हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम का एक एग्जैक्ट या प्रिसाइज पाथवे है जिसके लिए एक टेम्पलेट की जरूरत होती है और उस टेम्पलेट के सामने के जो मिसमैचिंग है उस मिसमैचिंग्स को रिमूव करके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाता है। क्योंकि ये होमोलोगस है तो दोनों स्ट्रैंड्स में सिमिलर जीन्स अवेलेबल है, तो बेसिकली ये सिस्टर क्रोमैटिड्स में अवेलेबल होता है। तो एक कॉपी जो डैमेज है उस डैमेज कॉपी को हम रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड है उसके स्ट्रैंड को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम ले ले और उसी के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाए। ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है एस फेज, G2 फेज और M फेजेस में, जहां पे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स का एग्जिस्टेंस देखते हैं। G1 फेजेस में सिस्टर क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। एस फेजेस से जहां पे कंडेंसेशन थोड़ा सा स्टार्ट होता है, G2 में अच्छे से कंडेंस हो जाता है और आपका M फेज है जहां पे एग्जैक्टली डिवीजन फेज में आ जाता है। उस केसेस में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करने के लिए सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड में के डीएनए में एक ब्रेक किया जाता है और उस ब्रेक के कारण उस स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को जिसमें गलती है, जिसमें मिसमैचेस है, उसको रिमूव करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे पहले हम उसको कोट करवाते हैं आरपीए से। आरपीए जब आता है तो उससे जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है वो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वाला पार्ट डिग्रेड होने लगता है। RAD51 जो है वो आरपीए को रिप्लेस करता है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ पेयरिंग करता है। तो इससे क्या होता है कि जो मेन स्ट्रैंड है सिस्टर क्रोमैटिड का वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रिएक्ट कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करते हैं। राइट साइड वाला जो है वो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जहाँ पे एक स्ट्रैंड ब्रेक हो गया है, उसमें रिसेक्शंस हो रहा है, स्ट्रैंड का इन्वेजन हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो सही था वहां से उसको लेके जाया जा रहा है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज हो रहा है। इसमें एक क्रॉस सेप का आपको स्ट्रक्चर्स मिलता है जो कि हम जिसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉइंट या ब्रांच माइग्रेशन पॉइंट, जो कि आगे मूव करता है और उसके बाद एक पॉइंट पे जहां पे क्लीवेज होगा वहां पे सीलिंग होके उसमें मूवमेंट होता है, इन्वर्शंस मूवमेंट होते हैं और उसके बाद ये ज्वाइंट होके नया स्ट्रैंड्स बना लेता है। इस जंक्शंस को बोलते हैं हॉलीडे जंक्शंस, जो रिजॉल्व होने पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखने लगता है। ये है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। फिर हम आते हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एक सिंपल मैकेनिज्म है जिसमें डायरेक्ट सीलिंग की जाती है, दोनों स्ट्रैंड को तोड़ा जाता है। पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड को एक साथ में काट दिया गया है। उसके बाद उन स्ट्रैंड्स ब्रेक में केयू हेट्रोडाइमर और डीएनए पीकेस ये ज्वाइन होता है। इन दोनों के ज्वाइनिंग के बाद नेक्स्ट आता है RAD50, MRE11 और NBS1।
ये जो तीन स्ट्रक्चर्स, तीन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो है RAD50, MRE11 और NBS1। इसके ज्वाइनिंग होने पे ये आके रिकॉग्नाइज करता है आपके KU हेट्रोडाइमर्स और DNA पीकेस को, और उसके बाद आता है XRRC4 और लाइगेज 4। इन दोनों का काम है जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है उसको सिंथेसाइज करके जो स्ट्रैंड ब्रेक है उसको वापस से जोड़ देना। तो लाइगेशन, लाइगेट होने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड्स आपके जुड़ जाते हैं। अब देख लेते हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जो कि वाइडली यूज मैकेनिज्म है। यहाँ पे ये डायरेक्टली सील कर देता है ब्रोकन एंड्स को, जिसमें आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या होमोलोगस पेयरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रोटीन्स KU70, KU80, DNA PKS, LIG4, XRCC4 ये सब इन्वॉल्व होते हैं। KU70 और 80 जो है वो डीएनए के एंड को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी के रिकॉम्बिनेशन को रोक देते हैं। डीएनए पीकेस और LIG4, XIG4 ये एंड ज्वाइनिंग में काम आते हैं, और ये जो पाथवे है ये फास्टर है, इसमें एरर्स होने की चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्टली उन्होंने स्ट्रैंड को ही रिमूव कर दिया है और फिर वो जोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रैंड रिमूवल अगर बहुत ज्यादा रैंडम होने लगे तो इसके कारण बहुत मेजर एरर्स आ सकता है। हालांकि जब हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तब हम सिस्टर क्रोमाटिड के स्ट्रैंड्स को एज अ बेस स्ट्रैंड ले रहे थे, जिसके अगेंस्ट हमारा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा था। तो उस केसेस में एरर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फाइनली अगर हम डीएनए रिपेयर को कंक्लूड करें तो डीएनए डैमेज एक फ्रीक्वेंट प्रोसेस है जो एनवायरमेंटल फैक्टर के या इंटरनल चेंजेस के कारण होते हैं, पर इसको अनरेक्टिफाइड अगर रख देंगे तो पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा। इसीलिए डीएनए सेल्स के अंदर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है, जिसमें हमने बेस एक्सिजन पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन, डायरेक्ट रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक। ये टोटल हमने 6 वेराइटीज ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे इनके रिपेयर मैकेनिज्म से करेक्शन होता है। 100% अगर नहीं भी है तो भी उतना करेक्शन हो जाता है कि डीएनए सेव्ड रहे एज वेल एज सेल सेव्ड रहे। कुछ एंजाइम्स एडिशनली लगता है जैसे डीएनए ग्लाइकोजाइलेज, लाइगेजेस, पॉलीमरेज, जो इनकी नेचुरल एक्टिविटीज हेल्प करके रिपेयर मैकेनिज्म्स को हेल्प करते हैं। होप सो आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।